नमस्कार साथियों। सिविल सर्विसेज प्रिपरेशंस फॉर कॉम्पिटिटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड लगभग 50 वीडियोस बनेंगे जाके, तो आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर सकें। तो चलिए, हम देर नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और कॉपी और पेन रखिएगा साथ में और नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत का संवैधानिक विकास मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में शुरुआत से हम पढ़ेंगे और भारत का संवैधानिक विकास से शुरुआत करेंगे। तो भारत के संवैधानिक विकास में 2 पॉइंट्स हैं और शुरुआत में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1853 और सेकेंड पॉइंट है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले पॉइंट की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1853 तक, और सेकेंड पॉइंट की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 1773 से 1853 तक पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1853। पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और फिर उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और जिनका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया। फिर क्या हुआ कि इसी एक्ट के तहत या इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। फिर आगे सपरिषद गवर्नर जनरल, जैसे कि IAS PCS ये पोस्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर सपरिषद गवर्नर जनरल एक पोस्ट मान के चलिए। तो सपरिषद गवर्नर जनरल जो थे उनको बंगाल में फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। किसको? सपरिषद गवर्नर जनरल को। फिर क्या हुआ, कुछ स्पेशल केसेस में मतलब कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे और कंपनी के अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था, रोक था और सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। दूसरा एक्ट है 1784, जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। तो पूरा
नाम हो गया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट के तहत क्या क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1784 पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ। तो इसके द्वारा या पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक, ठीक है, ये दो चीजें ध्यान से सुनिएगा, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया, मतलब अलग अलग किया गया। राजनीतिक कार्य अलग और व्यापारिक कार्य अलग। तो इस एक्ट में आगे, इस एक्ट में निदेशक मंडल, ध्यान से सुनिएगा, निदेशक मंडल को, जैसे कि अभी मैंने 1773 एक्ट में मैंने बताया आपको कि जैसे सब परिषद गवर्नर जनरल, मैंने बताया कि आईएसपी से जैसे एक पोस्ट होता है वैसे सब परिषद गवर्नर जनरल एक पोस्ट हुआ, तो उसको जो है सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1784 एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में निदेशक मंडल भी एक पोस्ट ही समझिए, ठीक है। तो निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई। किसको दी गई? निदेशक मंडल को, ठीक है, दी गई। परंतु क्या हुआ, राजनैतिक मामलों, जो राजनैतिक मामले थे, ठीक है, तो राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, तो नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। किसके लिए? राजनीतिक मामलों के लिए। लेकिन व्यापारिक मामलों के लिए, तो व्यापारिक मामलों के लिए निदेशक मंडल को अनुमति दी गई थी, मतलब अधीक्षण के लिए अनुमति दी गई थी। लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। फिर आगे ध्यान दीजिए, 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। और यह दोनों अधिकार, ठीक है, सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। तो यहां पर देखिए, दोनों अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। तो कौन कौन से दोनों अधिकार? एक तो गवर्नर जनरल को यहां पर विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को, विशेष परिस्थितियों में, मतलब यहां पर डबल बार लिख गया है, विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। एक तो ये हो गया, गवर्नर जनरल को यहां पर दिया गया 1786 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। और फिर गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। तो ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया, ठीक है। एक तो विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया, और दूसरा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। तो ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। नेक्स्ट एक्ट है 1793 चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट में कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट एक्ट है 1813 चार्टर एक्ट, मतलब 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था 1793 चार्टर एक्ट में कंपनी के अधिकारों को, मतलब कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 1793 चार्टर एक्ट के बाद अब 1813 चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। 1813 चार्टर एक्ट में इसके द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। फिर क्या हुआ कि कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
और फिर यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक है, और इसके द्वारा इंग्लिश मिशनरियों, मतलब 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ठीक है, मतलब अनुमति दी गई। किस एक्ट के अंतर्गत? 1813 चार्टर एक्ट के अंतर्गत। अब हम 20 वर्ष फिर आगे बढ़ेंगे और 1813 चार्टर एक्ट के बाद नेक्स्ट एक्ट आने वाला है। 1813 चार्टर एक्ट के बाद 20 वर्ष बाद 1833 चार्टर एक्ट आता है। तो 1833 चार्टर एक्ट में ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझ गए? 1833 चार्टर एक्ट जैसे ही आया तो इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का, मतलब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और फिर आगे धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं समझा जाता था और देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण दिया गया, मतलब केंद्रीकरण कर दिया गया, सॉरी, ठीक है, मतलब सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं समझा जाता था, मतलब भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं समझा जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो कहने का मतलब 1833 चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए। तो क्या हुआ कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिक बने गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बन गए, मतलब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर क्या हुआ कि कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कार्य थे व्यापारिक कार्य, तो व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। मतलब मैंने क्या बताया था कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को पृथक्करण कर दिया गया था, ठीक है। और वो कब पृथक्करण किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, ठीक है। तो राजनीतिक कार्यों को और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। फिर मैंने ये भी कहा था कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आगे कुछ चेंजेस होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, जो भी व्यापारिक कार्य थे उनको समाप्त कर दिए गए और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, तो राजनीतिक कार्य के लिए लागू रखा, उसको नहीं समाप्त किया, है ना। फिर क्या हुआ? गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। किस परिषद में? गवर्नर जनरल के परिषद में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कानूनी सदस्य को तो सम्मिलित कर दिया गया। फिर जान लीजिए कि कानूनी सदस्य कौन बना। तो जान लीजिए कि सर्वप्रथम मैकाले को, किसको? मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया और इसी एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल एक पोस्ट है, ठीक है। मैं 2 बार बता चुका हूं इसी वीडियो में। तो सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब ये
कि जैसे आप कोई नौकरी पाते हो, छोटी नौकरी है, फिर इसके बाद प्रमोशन होता है धीरे धीरे, वैसे ही सपरिषद गवर्नर जनरल भी एक पोस्ट थी और उसको पहले छोटा अधिकार दिया गया, फिर उससे बड़ा अधिकार दिया गया, फिर उससे और भी बड़ा अधिकार दिया गया। तो वैसे ही समझिए कि प्रमोशन हो रहा है, ठीक है यहाँ पर। तो ये समझिए कि सपरिषद गवर्नर जनरल जी जो थे, तो उनको जो भी था, तो उनको पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। फिर इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। तो भेदभाव को किस एक्ट के तहत या किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था? किसके लिए? नियुक्तियों के लिए, नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड, ठीक है। तो 1833 चार्टर एक्ट में जो है नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। नेक्स्ट एक्ट आता है 20 वर्ष बाद, मतलब 1833 चार्टर एक्ट के 20 वर्ष बाद 1853 चार्टर एक्ट आता है। 1853 चार्टर एक्ट में इसके द्वारा विधायी शक्तियों को, मतलब विधायी शक्तियां और कार्यपालिका शक्तियां, ध्यान से समझिएगा, विधायी शक्तियां जो थी, तो विधायी शक्तियों को ही कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई, मतलब अलग अलग करने की व्यवस्था की गई। फिर क्या हुआ? विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। फिर सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, और एक ऑप्शन और दे दिया जाए कि विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, ये किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत था? तो आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, कि 1853 चार्टर एक्ट के अंतर्गत क्या चेंजेज हुए, क्या हुआ, और 1833 चार्टर एक्ट के अंतर्गत, 1813 चार्टर एक्ट के अंतर्गत, इस तरह से आपको याद रखने हैं सारे पॉइंट्स। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज की कर सकें। तो चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो होगा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947।